हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोशिका के प्रमुख भाग। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो साइंस का टॉपिक चल रहा था, साइंस टॉपिक सीरीज मैंने स्टार्ट किया था, तो उस पर आपको 3 से 4 टॉपिक ऑलरेडी कराए गए हैं बायोलॉजी के। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चेक कर लिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और उसी के आगे हम इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, तो कोशिका के जो मुख्य भाग होते हैं जहाँ से एग्जाम्स में पूछ जाते हैं, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उनसे संबंधित जो पॉइंट्स बनते हैं, जो पेपर में पूछे जाने की चांसेस होती है, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, उस सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो ये शॉर्ट नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो बस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई जाएगी, कैसे आपको याद रखना है वो आपको देखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका कला, जीव द्रव्य कला या फिर प्लाज्मा झिल्ली, जिसको हम लोग एक ही नाम से सभी को जानते हैं। तो सबसे पहला भाग हमारा ये है, और इसमें देखिए क्या है, मैंने लिखा है कि कोशिका कला प्रत्येक कोशिका की बाहरी परत होती है। ध्यान समझेंगे कि कोशिका कला प्रत्येक कोशिका की बाहरी कला है, यानी बाहरी परत है, जो कि उसके विभिन्न घटकों को बाहरी वातावरण से अलग करती है, ठीक है। सभी कोशिकाओं, जैसे जंतु कोशिका हो या पादप कोशिका हो या नग्न कोशिका हो, यानी सभी कोशिकाओं की ये जो कि इस पाया जाता है कि अवयव चारों तरफ से एक अत्यंत पतली, लचीली तथा अर्धपारगमय झिल्ली से घिरे रहते हैं, जिसे हम लोग जीवद्रव्य कला या फिर कोशिका कला कहते हैं, राइट। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसके कुछ और भी पॉइंट्स के बारे में। जैसे देखिए फ्रेंड्स, ऊपर में जो भी चीज़ आपने पढ़ा, तो यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट में लिख दिया कि ऐसे समझ लीजिए कि जंतु या फिर पादप दोनों में पाया जाता है। ये जो होता है आपका जीवद्रव्य कला या फिर कोशिका कला कह सकते हैं, तो ये जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिका के अंदर आने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है, और यह अर्धपारगमय होता है। अर्धपारगमय मतलब अर्थात हम यहाँ पे मैंने लिखा है कि कुछ ही वस्तु इसके अंदर जाने देता है, यानी कुछ ही वस्तु को ये अंदर जाने देता है, कुछ ही पदार्थों को अंदर जाने देता है, इसलिए इसको अर्धपारगमय झिल्ली कहा जाता है, अर्धपारगमय कहा जाता है। अब एक मिलता जुलता इससे नाम आपने देखा होगा कि जीवद्रव्य। जीवद्रव्य की खोज किसने की थी? पुरकिंजे ने की थी। जीवद्रव्य की खोज पुरकिंजे ने की थी, और यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है, एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। जीवन का आधार माना जाता है जीवद्रव्य को, जीवन का आधार माना जाता है जीवद्रव्य को। और सभी जो जैविक क्रियाएं होती हैं, सभी जैविक क्रियाएं इसी के अंदर होती हैं, इसी द्रव के अंदर होती है। एक प्रकार का लिक्विड ही होता है, यहाँ पे आपने देखा कि तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। तो इस जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं वो इसी द्रव के अंदर होती हैं, और लगभग ये 80% जो भाग होता है वह जल का बना होता है, यानी पानी का बना होता है, ठीक है। तो जीवद्रव्य आपको याद रखना है। देखिए, जीवद्रव्य का मतलब अगर मैं आपको बता दूं तो इसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। जो लोग इंग्लिश में हैं उनको लिए मैं थोड़ा सा वर्ड यहाँ पे इंग्लिश यूज़ करने की कोशिश करूँगा ताकि उनको भी समझ में आए। तो जीवद्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है क्या? कोशिका भित्ति। तो चलिए कोशिका भित्ति को भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। कोशिका भित्ति, जिसको हम क्या कहते हैं? सेल वाल, ठीक है। कोशिका भित्ति मतलब सेल वाल, और यह केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। शैवालों एवं विकसित हरे पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। देखिए यहाँ से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलता है। पहला पूछा गया शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। देखिए अगर पूछा है कि पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो पादपों की कोशिका भित्ति, पादप हो या फिर विकसित हरे पौधे, सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन कवकों की कोशिका भित्ति किसकी? तो काइटिन की बनी होती है। जीवाणु एक पादप होता है, लेकिन जीवाणु की कोशिका भित्ति अलग बनी होती है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है जीवाणु की कोशिका भित्ति। तो ये प्रश्न में डायरेक्ट कई बार पूछा गया, तो इसे आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। जीवाणु एक पादप होता है जिसका कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की। जबकि कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की, और शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि स से शैवाल तो स से सेलुलोज, क से कवक तो क से काइटिन। याद रखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। अब चलिए बात करते हैं उसके आगे माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको सूत्रकर्णिका कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इंग्लिश वर्ड हुआ, सूत्रकर्णिका हिंदी हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी 1896 में, जिसका नामकरण बेंडा ने किया था। यानी इसका नामकरण जो ये माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा वो बेंडा ने रखा था, ठीक है। यहाँ क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा मिलता है। तो यहाँ पे बस ध्यान रखना है कि क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनता है और ये हमें ऊर्जा मिलता है। और ऊर्जा मिलने के कारण, इसी कारण हम इसे क्या कहते हैं? कोशिका का शक्ति गृह यानी कि पावर हाउस।
तो कई बार आपने भी क्वेश्चन देखा होगा कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जीवाणुओं में जीवाणु में सूत्रकर्णिकाओं की संख्या कितनी होती है, 0 होती है, याद रखना है। और माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्या नाम दिया गया, क्रिस्टी, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया कि क्रिस्टी क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार जो होते हैं उसी को कहा जाता है क्रिस्टी, ये याद रखना है, ठीक है, क्रिस्टी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे, और चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए, ताकि आपको इसी तरह की रोज़ाना न्यू वीडियोज़ देखने को मिलती रहे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हमारा चौथा पॉइंट बनता है अंतःप्राद्रव्य जो कि जलिका होती है, जिसको हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, तो जिसको शॉर्ट में ER कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा ER। अब ये क्या होता है, यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है, यानी कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है, अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। जैसे हमारे बॉडी में कंकाल होता है ना, स्केलेटन, उसी तरह से ये होता है आपका कोशिकाओं का, इसको आंतरिक कंकाल कहा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं और दोनों यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक इस SER और एक हम लोग कहते हैं जिसको, इसका एक और नाम होता है जैसे कि इसको RER कहा जाता है, मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, RER लिखिए, ठीक है। यानी कि SER का मतलब स्मूथ हो जाता है और RER का मतलब रफ हो जाता है। रफ ER का मतलब आपने यहाँ पे पढ़ ही लिया है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और RER का मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो RER। देखिए SER का में क्या होता है कि यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करते हैं, जबकि RER में क्या होता है कि इस पर जो कि राइबोसोम होता है और ये प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन का जो सक्रिय स्थल आपको पता ही है, राइबोसोम ही होता है, तो ये दोनों में फ़र्क होता है, दोनों को याद रखेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, बात यहाँ पे राइबोसोम की निकली है, तो चलो राइबोसोम के बारे में जान लेते हैं। तो राइबोसोम क्या है, तो इसकी खोज सबसे पहले याद रखेंगे पैलेड, जो कि 1953 में किया गया था पैलेड के द्वारा। यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है, यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है। रासायनिक दृष्टि से RNA तथा प्रोटीन के बने होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कि राइबोसोम किसके बने होते हैं, तो RNA और प्रोटीन के बने होते हैं, और ये कह सकते हैं कोशिका के अंदर के सबसे छोटे अंग होते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या, राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण करना, या फिर हम कह सकते हैं प्रोटीन का निर्माण करना। इसी कारण से प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस हुआ, उसी तरह से राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री होता है। अब ये प्रकार कितने होते हैं, यानी राइबोसोम के जो प्रकार हैं वो 2 प्रकार हैं। कौन कौन से, तो यहाँ पे देख लीजिए, इसके प्रकार 2 हैं, पहला प्रकार, दूसरा प्रकार। पहला होता है 70S राइबोसोम, दूसरा होता है 80S राइबोसोम। 70S में क्या हो कि ये हल्का होता है और ये प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव हैं उनमें पाया जाता है। और दूसरा क्या है, दूसरा यह भारी होता है, उसके विपरीत, और ये यूकैरियोटिक होता है। तो दोनों में डिफरेंसेस याद रखना है, 80S वाला यूकैरियोटिक और 70S वाला प्रोकैरियोटिक, राइट। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि पॉइंट्स नंबर 6 है, जिसको हम लोग लवक कहते हैं या फिर प्लास्टिड कहते हैं। तो लवक में यहाँ पे क्या है कि पादपों का सबसे जो कि बड़ा कोशिकांग है, सबसे बड़ा कोशिकांग मतलब कोशिकाओं का अंग, तो यहाँ पे पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है, अंग है, और केवल पादपों में पाया जाता है, केवल पादपों में पाया जाता है। जो लवक होता है केवल पादपों में पाया जाता है, ना कि जंतु में, ठीक है। इसके 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, तो यहाँ पे देखिए हरित लवक हो गया, अवर्णीय लवक हो गया और वर्णित लवक हो गया। इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, और यहाँ पे एक होता है आपका क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे CHLO होगा, CHLO। तो देखिए अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक। समझिए यहाँ पे, जिस लवक में पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे हम लोग हरित लवक या फिर क्लोरोफिल कहते हैं। इसके कारण पत्तियों का रंग जो कि हरा होता है, ठीक है, हरा होता है, जिससे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। अब अगर यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाए कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु मौजूद होता है, तो ये आपको याद रखना है मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम मौजूद होता है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स और लिखा गया, दोनों को पढ़ते हैं कि 1883 में विल्हेम सिम्पर ने हरित लवक को क्लोरोप्लास्टिड्स का नाम दिया, लेकिन 1884 में स्ट्रासबर्गर ने इसे क्लोरोप्लास्ट नाम दिया। तो ध्यान रखेंगे क्लोरोप्लास्ट नाम किसने दिया था, स्ट्रासबर्गर ने, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रियाएं ग्रेना में होती हैं, जबकि प्रकाशहीन अभिक्रियाएं जो होती है वो स्ट्रोमा में होती है।
तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एकदम वीवीआई है, इनको याद रखिएगा। देखिए क्योंकि आजकल के जो एग्ज़ाम्स चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस का, साइंस का खास करके, तो पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुका है। और पहले क्या होता था कि नॉर्मली आप ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस को देख लेते थे, समझ लेते थे, वो आ जाता था। लेकिन अब जो हो रहा है वो इसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछा रहे हैं अंदर से, जैसे ग्रेना हो गया, स्ट्रोमा हो गया, इससे प्रश्न पूछ जाते हैं। हरित लवक, क्लोरोफिल, तो ये पुराने ज़माने क्वेश्चंस हो गए कि ये पत्तियों का रंग हरा होता है तो उसमें कौन से धातु होते हैं, मैग्नीशियम। अब ये पुराने ज़माने के, अब वैसे क्वेश्चंस नहीं पूछा रहे। अब क्वेश्चन जो बनते हैं वो हरित लवक से जब बनेंगे तो इसके अंदर के ये सभी चीज़ें पूछी जाएंगे कि हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशीय अभिक्रियाएं होती हैं किस में होती हैं, तो आपको याद रखना है कि ग्रेना में होती है, इस तरह के। ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। साइंस अगर आपको कवर करना है तो अब इसी तरह से कवर करना होगा, डिटेल में अंदर अंदर से जा करके पढ़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न क्या है कि हरित कोशिकाओं का वह कोशिकांग, यानी हरित लवक कोशिका का वह कोशिकांग है जहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है और भोजन बनाता है। आपको पता ही है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पौधे भोजन बनाते हैं, जिसमें क्या होता है कि वातावरण से वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, और इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, क्योंकि हरित लवक वही होते हैं जिनको हम लोग मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो इसीलिए इनको हम कहते हैं एक तरह का इनका किचन होता है। ठीक है, रसोई घर कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है रसोई घर, ये याद रखेंगे। अब इसका जो दूसरा पार्ट था अवर्णी लवक, जिसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया, तो ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसके भी कुछ कुछ भाग हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे ये कहेंगे कि यह भोजन का संग्रह करता है, यह भोजन का संग्रह करता है। ये रंगहीन लवक होता है, यानी कि रंगहीन होता है, कलरलेस होता है, जो सूर्य के प्रकाश से दूर पौधों के अंधेरे हिस्से में पाया जाता है। बेसिकली ये पौधे के जड़ों में पाया जाता है, यानी कि जहाँ पर हम कह सकते हैं रोशनी नहीं पहुँचती है। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके प्रकार कितने, यानी अवर्णी ल्यूकोप्लास्ट के 3 प्रकार होते हैं। यहाँ पे तीनों प्रकार के नाम मैंने मेंशन कर दिया। पहला होता है कि एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट स्टार्च का भंडारण करते हैं। एमाइलोप्लास्ट किसका भंडारण? स्टार्च का भंडारण करते हैं। दूसरा हम यहाँ पे बात करें एलियोप्लास्ट। एलियोप्लास्ट क्या होता है कि वसा का संग्रहण करते हैं, वसा का भंडारण करते हैं, जिसको हम लोग ओलियोसोम के नाम से भी जानते हैं। एलियोप्लास्ट जो है इसको हम लोग ओलियोसोम के नाम से भी जानते हैं, और ये वसा का संग्रहण करते हैं। और इसके बीच बाद हमारा तीसरा आता है एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन का भंडारण करता है, प्रोटीन का भंडारण, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, प्रोटीनोप्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इन तीनों को याद रखना है, क्योंकि अब अगर पूछा जाए कि स्टार्च का भंडारण ल्यूकोप्लास्ट के किस प्रकार के द्वारा होता है, किस भाग के द्वारा होता है, तो आपको याद रखना है कि एमाइलोप्लास्ट के द्वारा ही स्टार्च का भंडारण होता है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट हो जाता है एकदम वीवीआई, राइट। चलिए अब इसी बात पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है वर्णित लवक, जिसको हम लोग क्रोमोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। यह रंगीन ये रंग प्रदान करता है। अलग अलग पौधों के अलग अलग फलों को आपने देखा होगा कि उसका अलग अलग रंग है, जैसे टमाटर, गाजर, चुकंदर और भी बहुत सारे हैं, तो उनका अलग अलग रंग जो होता है वो इसी के कारण होता है, वर्णित लवक क्रोमोप्लास्ट के कारण। ठीक है, जैसे टमाटर लाइकोपीन के कारण लाल होता है, गाजर कैरोटीन के कारण होता है, चुकंदर विटामिन। तो ये तीनों बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जिसको गोल्जीकाय के नाम से जाना जाता है। गोल्जीकाय देखिए क्या है, तो गोल्जीकाय सबसे पहले खोज जान लीजिए किसने किया था, कैमिलो गोल्जी। खोज इसका कैमिलो गोल्जी ने किया था। इसे एक और नाम से जानते हैं डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। यह बहुरूपीय होती है, अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं में इसकी संरचना भिन्न भिन्न होती है। इसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है गोल्जीकाय को। ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया है कि कोशिकाओं का, यानी कि कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन, या फिर डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कि कोशिकाओं का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है, तो गोल्जीकाय को ही कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद लाइसोसोम एकदम इंपॉर्टेंट है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया वैसे ये लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सभी इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटेड एकदम, जो कि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे लाइसोसोम क्या है कि जंतुओं के कोशिकाओं में पाए जाने वाली गोल इकहरी झिल्लियों से घिरी थैलियाँ होती हैं। इसमें लगभग 50 कह सकते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, जो लगभग 5 pH पर कार्य करते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा अम्लीय होते हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा नहीं, मतलब एक स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग अम्लीय होता है। इसमें पाचन एंजाइम भी होते हैं। इसकी खोज किया गया था डी डुवे के द्वारा। इसे आत्महत्या के थैली के नाम से जाना जाता है। बस लाइसोसोम से आपको 3 चीज़ ये ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो प्रश्न यही पूछा था कि लाइसोसोम मतलब कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम को कहा जाता है।
और इसकी खोज डी डुबे ने की थी। अब इसके बाद हमारा पॉइंट्स बनता है नंबर 8, जिसको हम लोग केंद्रक या फिर न्यूक्लियस कह सकते हैं। यह कोशिका का सबसे मुख्य भाग होता है, यह कोशिका का मुख्य भाग होता है। इसमें डीएनए और आरएनए और गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र इसी के अंतर्गत केंद्रक में पाए जाते हैं और इसलिए केंद्रक कहा जाता है कि अनुवांशिकी में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, यानी कि जेनेटिक्स में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसकी खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो बस ज़्यादा इसमें कुछ नहीं, ये इतना आप रखिए याद। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपना गुणसूत्र की तरफ। तो गुणसूत्र क्या है? सभी वनस्पतियों और जीवों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले तंतुरूपी पिंड होते हैं जो आनुवांशिक गुणों के निर्धारण और संचारित करने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं, जिसकी खोज 1875 में स्ट्रासबर्गर ने सर्वप्रथम क्रोमोसोम शब्द, जैसे कि 1875 में स्ट्रासबर्गर ने किया था, लेकिन सर्वप्रथम क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग जो कि 1889 में किया गया वाल्डेयर के द्वारा। ठीक है, वाल्डेयर के द्वारा। लेकिन इतना ही नहीं, यहाँ पर भी समझ लीजिए कि गुणसूत्र को सर्वप्रथम कार्ल विल्हम वोन जो कि निगिली ने 1842 में ही वनस्पति की कोशिकाओं में देखा था। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे देख लिया गुणसूत्र को किसने देखा था? 1842 में ही निगिली ने देखा था। लेकिन 1875 में स्ट्रासबर्गर ने इसकी खोज की, मतलब माना जाता है, और वाल्डेयर ने इसका नामकरण रखा क्रोमोसोम। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट्स और है कि गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में यानी कि न्यूक्लियस में सूक्ष्म सूत्र जैसा भाग है जो कि वंशागति के लिए आवश्यक है, जेनेटिक्स के लिए आवश्यक है। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46, याद रखेंगे 46। चलिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि लास्ट पॉइंट है, तारक है, या फिर इसको हम लोग सेंट्रोसोम के नाम से जानते हैं। यहाँ पे क्या है कि इसकी खोज 1888 में बोवेरी ने की थी। 1888 में बोवेरी ने की थी। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। यह कोशिका विभाजन में मदद करता है। इसे डिप्लोसोम के नाम से भी जानते हैं। डिप्लोसोम के नाम से इसको जाना जाता है। तो देखिए, ये फ्रेंड्स हमारा रहा कोशिका के प्रमुख भाग, और इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमने इसमें डिस्कस कर लिया है। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोगों का राय क्या है, नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।